जय हिंद बच्चों, माय नेम इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, academic head, Major Culture classes. Again and like always, we all of us are in front of you to talk about your preparation to be utilized on the 4th of September. कमिंग CDS का एग्जाम 4th ऑफ सितंबर को है। CDS जो कि ग्रेजुएट लेवल पर कमीशन एंट्री के लिए होने वाला ट्राई सर्विस एंट्री का एग्जाम है, जिसके थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर 12th के लेवल पर किसी वजह से आपका NDA क्रैक नहीं हुआ, तब CDS एक ऐसा रास्ता होता है कि आप अपने NDA वाले सपनों को CDS के थ्रू साकार कर सकते हैं। एज ऑल ऑफ अस तो कि CDS का जो एग्ज़ाम होता है कंडक्टेड बाय UPSC बड़ा हाई स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनरिच्ड होते हैं, हर सब्जेक्ट के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अब से लेकर CDS के एग्ज़ाम तक 4 मंथ का टाइम हमारे हाथ में है। इस 4 महीने के टाइम में हम क्या कर लें, कैसे कर लें कि इंग्लिश के पेपर में कम से कम 100 में से 80 नंबर स्कोर कर लें, ये बताने के लिए इन दिस पैनल वी डू हैव अजय शुक्ला सर, या फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उसके बाद सेकंड पेपर GAT, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगेन 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें हम 80+ कैसे स्कोर करेंगे, ये बताने के लिए पॉलिटी में हमारे पास अभिषेक सर हैं, हिस्ट्री में हमारे साथ JK सर हैं, जियोग्राफी में हमारे साथ गणेश सर हैं, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर के लिए हमारे पास अक्षय सर हैं, जनरल साइंस वाला पोर्शन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले सेक्शन के लिए हमारे पास जय विजय सर हैं। थर्ड पेपर स्पेशली IMA कैंडिडेट्स के लिए अर्थमेटिक या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर, जिसके लिए आज हमारे पास अजय सर मौजूद हैं। हमारी पूरी टीम आपको बताएगी ओवरऑल CDS के रिटन एग्जाम में कैसे 80% प्लस स्कोर होगा। In case you are very serious about your exam, you want to make yourself assured that you are going to crack CDS on the coming 4th of September. Stay with us till the last of the video. शेयर कीजिए वीडियो अपने सारे ग्रुप्स में। आप या आपके जो भी फ्रेंड्स CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड थ्रू द वीडियो। लिहाजा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई एम डायरेक्टली कमिंग टू अजय शुक्ला सर। ही इज गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्कोर 80+ इन कमिंग CDS। अजय सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। अगर हम CDS के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो CDS के एग्ज़ाम में बेसिकली हमें अगर हम देखते हैं तो रीडिंग सेक्शन की अगर बात करें, ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वोकैब सेक्शन का, तो लगभग इक्वल पार्टिसिपेशन सभी का होता है नियर अबाउट। अगर हम 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सीधा सीधा तो वोकैब से ही पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो बचते हैं तो कॉम्प्रहेंशन सेक्शन का देखें, और PQRS सेक्शंस की बात करते हैं, या सेंटेंस कंप्लीशंस की बात करते हैं, या रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या फिर सेंटेंसेस की बात करते हैं। उसके साथ साथ ग्रामर सेक्शन का भी बहुत रोल होता है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो किस तरीके से एक प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें स्टैंडर्ड जो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन, इसका स्टैंडर्ड काफ़ी हद तक बहुत बेहतर होता है, क्योंकि UPSC लेता है तो जो क्वेश्चंस के वेरिएशंस होते हैं, क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर दे। इसका मतलब है कि आप इस एग्ज़ाम में आप रट करके फैक्चुअल आप क्वालिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो ग्रामर सेक्शन में एक ही वर्ड के कई यूजेस हो जाते हैं। वही वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, उसी को आप यूज़ कर सकते हो नाउन के रूप में, उसी को आप वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो ये तभी हो सकता है कहीं न कहीं उसकी जब थॉरो स्टडी होती है, आप प्रॉपर तरीके से उस वर्ड को सेंटेंस के माध्यम से आप समझे हों, तो ये सब सारी चीज़ें क्लासरूम में संभव होती हैं। वोकैब की बात करते हैं तो जो वोकैबलरी की अगर हम रोल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रामर सेक्शन यानी वोकैब का सेक्शन में तो कवर करेगा ही, साथ ही साथ आप अगर रीडिंग सेक्शन में इसकी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि भाई अगर वोकैब की अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है तो किसी भी स्थिति में आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच नहीं बना सकते। वजह क्या है, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता है, प्रॉपर वर्ड्स को आप नहीं जान पाते हो, तो जो क्वेश्चंस पूछता है इन्फर करने के बाद पैसेज को, तो मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं होता है। अगर सेंटेंसेस की बात करते हैं, रीडिंग जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं,
तो उसमें भी ग्रामर का रोल कम होता है, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर घटनाओं को एनालिसिस करते हो और एनालिसिस करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो अरेंज करेंगे, और आप घटनाओं को तभी अरेंज कर सकते हैं जब आप एक एक सेंटेंस के अर्थ को आप समझ सकते हैं, उसके मीनिंग को आप इन्फर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि 30 क्वेश्चन वोकैबुलरी के आ जाते हैं। अब सर 120 क्वेश्चन है, 120 में से 30 क्वेश्चन वोकैबुलरी के आ जा रहे हैं, मतलब 25% का पोर्शन जो है वो केवल वोकैबुलरी का है। वोकैबुलरी बच्चों के लिए एक बड़ी चैलेंज रहती है। टाइम है केवल 4 मंथ्स का, तो अगर बच्चा अब आपके पास आता है तो 4 मंथ्स में आप उसे कितनी वोकैबुलरी लर्न करवा देंगे? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 4 मंथ्स में हम ये तो नहीं कहते हैं कि 30 में 30 करवा देंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप 25 तक कवर कर सकते हैं अगर आएँ। साथ ही साथ अगर आप 100% आप कवर करना चाहते हैं बेसिकली आप वोकैब पार्ट में, तो हमारी लेक्सिकन देखा जाए तो उसका अपना एक आप ट्रेंड एनालिसिस ही रहा है कि अगर आप देखेंगे इस बार के एग्ज़ाम में पूरे के पूरे वोकैब जो है हमारे बुक से आए थे। और ये बात आपने सर पेज नंबर के साथ डेफिनेटली हमारे मतलब ये भी नहीं कि हम केवल दिखा दे रहे हैं ये हमारे का है, बल्कि हम यहाँ तक कि दिखा रहे हैं कि किस पेज नंबर से कितने नंबर का वर्ड था। अच्छा सर ये बताएं, सपोज एक बच्चा हु इज सिटिंग इन योर क्लास टू रीड वोकैबुलरी और एक बच्चा हु इज डूइंग ओनली सेल्फ स्टडी इन वोकैबुलरी, तो इन दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस रहेगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस जो आएंगे तो डेफिनेटली वी टेक द क्लासेस ऑन डिफरेंट बेसिस। अब इसकी मतलब कि हम यहाँ पे पिक्चराइजेशन के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक्स, विद द हेल्प ऑफ आप ग्राफिक्स की मदद से, साथ ही साथ देखा जाए तो कॉन्सेप्ट आप सेंटेंस में कैसे उसको आप सेंटेंस में वर्ड को आप यूज करते हो, तो डिफरेंट तरीके से आप लर्न करते हो। और सबसे बड़ी बात, जब क्लासरूम में बच्चा बैठेगा तो आई थिंक आप उसका सिस्टमेटिक रिवीजन का थोड़ा ख्याल रखें, रिवीजन का जो सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाया। मान लीजिए हम एक ही सीरीज लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले एक ही वर्ड को हमने पूरा कवर किया और उसी पे बेस्ड जितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उनकी हम एक्सरसाइज करवा देंगे। और साथ ही साथ इस बात को भी पॉइंट आउट करवाते चलेंगे कि ये देखिए प्रीवियस ईयर में ये वर्ड पूछे गए थे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फिर बन सकती है कि रिपीट हो, और अगर नहीं भी रिपीट होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं कि टीचर जो होता है पढ़ाते समय उसको आइडिया लग जाता है कई वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ साथ कि वो आप कहीं ना कहीं उसको एक बोल सकता है कि ये वर्ड की संभावना प्रेडिक्शन किया जा सकता है। यस सर। One more thing, sir. Yes. When we talk about CDS exam, then students always complain and they always say कि सर जो questions रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के होते हैं उनमें हम क्वेश्चन कर देते हैं, आइडिया ही नहीं लगता कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सही है या गलत है। और सर 10 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। हाँ, 10 क्वेश्चंस वर्ड्स के आएंगे और 10 क्वेश्चंस सेंटेंसेस पे बेस्ड होते हैं। वर्ड्स वाले क्वेश्चन तो फिर भी एक बार हो जाते हैं, लेकिन जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस मतलब पैरा अरेंजमेंट वो डेफिनेटली उस पर भी वोकैब ही काम करेगा, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझते किसी चीज का, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कि जो इवेंट्स मेंशन किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जिस रेफरेंस में बात की जा रही है, अगर आप उसको रेफरेंस को नहीं समझ पाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हो। अब आप जब क्लासरूम में टीचर के साथ बैठते हो तो कम से कम 200, 300, 400, 500 क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करवाई जाती है, अब फिर उसकी प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि कैसे चीज़ों को आप विश्लेषण करें, तो उसके बाद इवेंट डिस्क्राइब किया जाता है कि एक के बाद कैसे एक चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, और आप अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे एक स्मॉल पैराग्राफ बन के तैयार होता है, और आप मीनिंग को अगर देखेंगे, इन्फर करेंगे तो एग्जैक्टली आप पाएंगे कि सही घटनाओं का क्रम बन जाता है। और ये तभी संभव है जब उसकी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, या प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाए घटनाओं को विश्लेषण करके। अदरवाइज अपने से मुझे लगता है अगर बेस कमजोर है तो अपने से तो बहुत कुछ संभव नहीं है। वो 4 महीने के लेकर देखा जाए तो मुझे लगता है इस बार में तो नहीं हो सकता अगर बिना गाइडेंस की किया जाए कोई काम। ऑल राइट अजय सर। और सबसे बड़ी बात, एज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑलवेज ऑलरेडी नो that when we talk about our CDS type of exams, suppose you are taking here admission tomorrow, हम मानकर चलते हैं कल आप एडमिशन लेते हैं, तो 4th ऑफ सितंबर के एग्जाम के लिए तो हम आपको गाइड करेंगे ही, कोई बात ही नहीं है, पढ़ाएंगे ही प्रॉपर्ली। 4th ऑफ सितंबर के पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 4th ऑफ सितंबर के बाद भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज बाई चांस अगर 4th ऑफ सितंबर वाला रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 2023 में आइदर 9th ऑफ अप्रैल और 16th ऑफ अप्रैल फिर से CDS 1 2023 का होने वाला है। ऑल्दो कैलेंडर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 9th ऑफ अप्रैल या 16th ऑफ अप्रैल को ही होगा, आइदर सेकंड संडे और थर्ड संडे। इसी बार एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे इसी बार कंडीशनल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बच्चा सीधे सीधे कंडीशनल का ही याद कर लेता है, लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो इस बार कई क्वेश्चंस थे कंडीशनल के ही थे, लेकिन वो इन्वर्जन से अटैच करके पूछा था।
तो आप कितना भी आप रट लेते हैं, मान लीजिए मगअप कर लिए चीज़ों को कि वो कंडीशनल का है, लेकिन इन्वर्जन, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्वर्जन, सो आई थिंक इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू गेट सिलेक्शन. Thank you, Ajay sir. So it can be assured to the students कि if they are approaching you, then you will surely and shortly get them minimum 80 marks out of 100. Definitely sir. थैंक यू अजय सर. तो बच्चों ये था इंग्लिश का पेपर जो कि CDS के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन पेपर होता है. इसके बाद अब हम चलते हैं GAT वाले सेक्शन की तरफ. GAT पेपर 1 है लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, 5 हैं. उस GAT के सेक्शन में हम सबसे पहले अभिषेक सर के पास चलते हैं टू टॉक अबाउट पॉलिटी सब्जेक्ट. अभिषेक सर विल लेट यू नो पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस इन जनरल एज एन एवरेज होते हैं और उसमें आप कितना मैक्सिमम अप्रोच कर सकते हैं और आने वाले 4 मंथ्स में आपकी 100% सक्सेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एज वेल एज कौन से चैप्टर्स खासकर फोकस करने चाहिए. अभिषेक सर. थैंक यू सो मच. पहली बात तो सभी बच्चों को जय हिंद. मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपके एग्जाम से पहले 4 महीने अगर बचे हैं, मैं बात करता हूँ CDS के सितंबर वाले सेशन की, तो 4 महीने पहले ये जो प्रोग्राम शेड्यूल्ड किए जा रहे हैं उसका कारण एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि आप बेहतर अपनी तैयारी को एक दिशा दें, उस दिशा के साथ साथ उस दशा को भी बदल दे, जिससे कि आगामी जो आपका रिजल्ट है ना सितंबर के एग्जाम को जो फेस करने जा रहे हैं उसमें बेहतर रिजल्ट आपको सामने मिले. हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की ऑन एवरेज अगर 5 से 6 वर्षों की मैं बात करूं तो 16 से 18 क्वेश्चन आप कम से कम माने इतना आता ही है, फिक्स है. 16 to 18 ठीक है, फिक्स है. अब 16 to 18 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर के अगर आप ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे सीरीज में तो प्रियम्बल 100% गारंटीड है. प्रियम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं या तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेट करके पूछ लिया जाता है. यही बात पूछ ली जाती है कि 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के अंतर्गत किन 3 चीजों को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, ठीक है. या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 3 प्रकार की जो जस्टिस बताई गई हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, वो सर्वप्रथम कहाँ पे बताई गई. तो किसी तरीके से पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है, दूसरा MCQ टाइप में हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है. प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी तरीके से उस प्रश्न को घुमा फिरा करके यूपीएससी पूछता ईच एंड एवरी ईयर. अगर किसी साल गैप होगा तो दूसरे ईयर आने की संभावना प्रबल है. दूसरी बात फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करता हूँ. फंडामेंटल राइट्स पे आए दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स आते हैं, कहीं ना कहीं कोई रिलेशंस होते हैं. सेकुलरिज्म, सोशलिज्म आए दिन किसी न किसी वजह से विवाद में होता है. तो आपकी कहीं ना कहीं किसी लिबर्टी को गवर्नमेंट सप्रेशन करना चाहती है, किसी वजह से करना चाहती है, उसका ऑथेंटिकेशन होता है उसके पास. तो बहुत सारे केसेस ऐसे राइज होकर के आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स आपके ट्रेंड्स में रहते हैं, ठीक है. अब इन फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड के लिए क्या किया जाता है, 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने होंगे, आर्टिकल 32 और 226. यानी कि अगर मैं बात करूं तो सेफगार्ड के लिए क्या है, रिट्स जारी की जाती है. तो आए दिन किसी न किसी, अभी हाल ही में घटना को सुना होगा आपने, जो साउंड वाला ये इशू चल रहा है, तो उसके लिए कई जगह आपने देखा होगा लोगों के इशूज हैं. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग वर्डिक्ट्स आ रहा है, अलग अलग चीजें. तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, लिबर्टी से ही निकल करके आती है. तो फंडामेंटल राइट्स का बहुत स्कोप है और वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. क्वेश्चन आएगा नो डाउट, उसमें से आना चाहिए. डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे. गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लोकसभा, राज्यसभा, यूनियन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं. कैग, अटॉर्नी जनरल, लोकसभा, राज्यसभा और किस तरीके से फंक्शनिंग करेगी पूरी पार्लियामेंट, यहां से पक्का गारंटीड है, इंश्योर करता हूं. क्वेश्चन आता है तो ये हमको पढ़ने की जरूरत. अब जुडिशरी की बात करते हैं. अब जुडिशरी आए दिन कोई ना कोई वर्डिक्ट, स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फॉर्मेशन का आर्टिकल, करंट में कौन है ना, टोटल नंबर ऑफ हमारी जो फंक्शनिंग हाई कोर्ट्स हैं कौन सी हैं, कैसे हमारे यहाँ जुडिशरी की सिस्टम की शुरुआत हुई, यहाँ से प्रश्न बनेंगे. फिर इसके बाद सबसे लास्ट और अंतिम टॉपिक की मैं बात करूंगा, 2 टॉपिक, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है. अगर आप कह सकते हैं पंचायती राज सिस्टम से तो क्वेश्चंस आते हैं. इस साल सीडीएस के क्वेश्चन में आया था, वुमेन से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था. फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पूछा गया था. तो ईच एंड एवरी ईयर जो टॉपिक्स मैंने समरी इन शॉर्ट में बताऊं आपको, तो आर्टिकल्स अगर आपको पता है, आर्टिकल्स कैसे पता होगा, सबसे पहले मैं 3 चीजें आपको बताऊं. सबसे पहला बात तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पता हूं 22, फिर इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स पता हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज पता हूं, शेड्यूल्स पता हूं. अगर ये कुछ चीजें आपकी क्लियर है तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटी में एक बेस मजबूत हो सकता है. फंटास्टिक अभिषेक सर. ये बताएं पॉलिटी के लगभग कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं? सर 16 से 18. 16 से सीडीएस में. अब अगर सीडीएस में जी
अब अगर बच्चा आपको अप्रोच करता है मान लीजिए कल की डेट में, जी। तो हाउ कैन वी एश्योर, मतलब कितने क्वेश्चंस के लिए हम उसको एश्योर कर सकते हैं कि बेटा इतना तो स्कोर आपका हो ही जाएगा? सर मैं तो गारंटी देता हूँ 16 to 18 क्वेश्चन पूरे में पूरे करेगा, जितना भी आएगा, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा पार्ट है, आप समझिए कि एक साइंस की तरह काम करता है, और पॉलिटिकल साइंस नाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का ही पार्ट है। अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो कल बदल जाएगा। आर्टिकल्स हैं तो वो एग्जिस्टिंग है, कुछ अगर फॉर्मेशंस होगी तो बड़ा सर ये करंट के साथ साथ अपडेट होता है, तो हर बच्चे को पता चल जाता है ऑलमोस्ट। तो इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं पूछी जाती है कि जो ट्रेंड में ना, हाँ थोड़ा सा लीड लैक होता है, हम अवेयरनेस नहीं रख पाते उन चीजों से। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट केरला, आज भी ये मुकदमा पूरे भारत में अगर पॉलिटी की शुरुआत होती है तो एवरी एंड ईच टीचर डिस्कस करता है। तो कुछ ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस आए ना जिसको ईच एंड एवरी टीचर भारत का जब भी पॉलिटी पढ़ाता है तो डिस्कस करता है। अब वहीं से क्वेश्चन बनता है सर, अब उसमें कोई परिवर्तन होगा तो ये तो बहुत बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको तो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑलराइट सर। तो बच्चों अब तक हम बात कर रहे थे जीएटी के सेक्शन में पॉलिटी वाले क्वेश्चंस, पॉलिटी वाले सब्जेक्ट के अभिषेक सर से। अब हम चलते हैं हिस्ट्री वाले सर जेके सर के पास। ये हमको बताएंगे कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या अप्रोचेस रखनी चाहिए और कितने क्वेश्चंस के लिए हम श्योर हो सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद, सबको गुड आफ्टरनून। और एक बात दिमाग में रखना है कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी, अगर मैं हिस्ट्री के पार्ट को लूँ तो सीडीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। कि जब कभी भी हम चाहे एंशियंट पढ़ें, मेडिवल पढ़ें या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो जो भी चैप्टर विशेष रूप से जो बहुत रिलेवेंस होता है उसमें हम देखें तो हिस्ट्री से रिलेटेड एंशियंट पार्ट में सेकेंड अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये भी बात बताएं कि उसका बेस तैयार होता है आपको वैदिक पीरियड से। तो इसके पहले ये भी जरूरी हो जाता है कि आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ कब था। तो इससे को रिलेट करके 3 चैप्टर आपके रिलेवेंट होते हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, वैदिक पीरियड हो और सेकंड ये अर्बनाइजेशन हो। और इसमें आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ से बहुत आपको डिफरेंट कर देता है। आपको विशेष रूप से जब थॉट विकसित करते हो और देखते हो कि किसके थॉट रियलिस्टिक हैं, किसके थॉट आपको आइडियलिस्ट हैं, तो इसमें आपको अंतर कर देता है। और फिर आता है वह है मौर्य पीरियड। और मौर्य पीरियड तो बिल्कुल रिलेवेंट है, इसलिए कि आपके एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके। और दूसरी बात कि उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड ये दर्शाता है कि हमारे देश में जब ऑल इंडिया लेवल का जब एक एम्पायर था तो कोई भी फॉरेन इन्वेजन जल्दी हुआ नहीं, और जब हमारी स्थिति कमज़ोर हुई तो फॉरेन इन्वेजन हुए। तो वह भी इकोनॉमिकल दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही आपको रिच ये काल पीरियड माना जाता है। और यही कहा भी जाता है कि वह इकोनॉमिक दृष्टि से एंशिएंट पीरियड का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और फिर आगे चल कर के आपको ये गुप्ता पीरियड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद एक हर्ष को छोड़कर, हर्ष को पढ़ कर के आप इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा सा चोल और पल्लव को पढ़ करके, और फिर हम आ जाते हैं मेडिवल पीरियड में। और मेडिवल पीरियड में भी कुछ शासक, कुछ रूलर्स हैं, वही बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, चाहे वह इल्तुतमिश हो, बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक हो, और फिर आगे चलकर थोड़ा सिकंदर लोदी। उसके बाद इसकी जो थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ रेवेन्यू सिस्टम है जैसे सर थोड़ा ये बताएं कि जैसे टाइम केवल 4 मंथ्स का बचा है, हिस्ट्री एक बड़ा ही वाइड सब्जेक्ट है। बच्चा हमारे पास जरूरी नहीं है बीए बैकग्राउंड का ही हो, वो बीएससी बैकग्राउंड का भी हो सकता है, बीकॉम बैकग्राउंड का भी हो सकता है। उस सिचुएशन में 4 महीने के छोटे से पीरियड में कैसे इतनी बड़ी हिस्ट्री को बच्चा कवर करेगा, या आप कैसे उसे कवर करवाएंगे? बिल्कुल सर, अगर 4 महीने का दिया जाए टाइम तो कुछ सिलेक्टेड पार्ट हम उसको पढ़ाएंगे, कुछ सेलेक्टिव स्टडी करवाई जाएगी, स्टडी कराएंगे। और उसमें मौर्य पीरियड को, गुप्ता पीरियड को, सर इसे मौर्य पीरियड पर इतना एम्फसाइज किया जा रहा है, तो ये बताएं मौर्य पीरियड से सवाल एक्चुअली कैसे आते हैं? कैसे क्वेश्चन, जैसे विशेष रूप से अशोका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसे आज इसी साल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें
ये दिखाना था कि बुद्धिस्ट वो कैसे था, और उसके लिए आपको जो दिया गया था एक तो क्लियर था, दूसरे में आपको ये दिया गया था कि उसके बिल्कुल जो माइनर रॉकेट, तो माइनर रॉकेट में जो भाबरू या बैराट उसका इंस्क्रिप्शन है रॉकेट एडिक्ट, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वह विशेष रूप से बुद्ध धम्म और ये आपको बुद्ध धम्म और संघ के प्रति डेडिकेशन व्यक्त करता है। तो डेडिकेशन दिखाता है कि वो बुद्धिस्ट था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जब तक आप सही ढंग से क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आप सिंपल ढंग से रूम पर पढ़ेंगे, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। तो जब आप आओगे और यहाँ आ करके स्टडी करोगे और यहाँ क्वेश्चन लगाओगे, साथ ही साथ जो भी टीचर होंगे अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को बताएंगे, तो टीचर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर प्रिडिक्शन का भी फायदा बच्चों को मिलेगा। बिल्कुल होता है सर। वैसे तो साल 2 साल 3 साल लोग प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन जब तक कोई दिशा डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा, एप्रोप्रिएट मैटर देने वाला नहीं होगा और दिक्कत रहेगी, तब तक समस्या होती है। थैंक यू जेके सर, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों जीएटी का सेक्शन चल रहा है। जीएटी का सेक्शन बड़ा सेक्शन होता ही है। अब तक हम हिस्ट्री और पॉलिटी की बात कर चुके हैं। इसी जीएटी में आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं इकोनॉमी और करंट वाले सेक्शन पर। इकोनॉमी और करंट, खासकर करंट अफेयर, जिसके लिए हमेशा ऑल ऑफ यू आर वेरी मच कंफ्यूज, कितना पढ़ें, कब से कब तक का करंट पढ़ें, आर बर्निंग क्वेश्चंस। इसके लिए हमारे पास हैं अक्षय सर। अक्षय सर, सीडीएस को लेकर आपका एक्सपीरियंस एक अपने आप में यूनिक ही टाइप का रहा है। अपने टाइम पर आपने भी लगातार 8 बार बैक टू बैक इन रो सीडीएस क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनका फायदा बच्चों को भी मिल सकता है और मिलता आया है अब से पहले भी हमेशा। तो उसी पर थोड़ा लाइट डालें कि कैसे बच्चा इकोनॉमी और करंट अफेयर में किस सेलेक्टिव चीज को सेलेक्ट करे कि वो आराम से उसको कॉम्प्रिहेंड करके अपनी सफलता में हर्डल की जगह हेल्प उससे थोड़ा सा ले सके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। देखिए, जब मैं बात करता हूँ सीडीएस एग्जामिनेशन की और खास तौर से इसका इकोनॉमी वाला सेक्शन, एक टाइम था सर इकोनॉमी के सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते थे जी। अगर क्वेश्चन आते थे तो बड़े फिक्स रहा करते थे कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लानिंग से क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2019 के बाद से सर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ऐसा बढ़ चुका है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है कि माइक्रो इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चंस के नंबर भी बढ़ चुकी है। हाँ सर, पहले कहाँ 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन आज ये हो चुका है 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार इकोनॉमी के सर। यस सर, 10 से 15 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। और इसमें सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लानिंग का बैकग्राउंड, प्लानिंग के फीचर्स वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। तो सर लास्ट पेपर में भी कोई क्वेश्चन आया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से? यस सर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी था, और क्या नाम है अभी उसको बताता हूँ मैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से तो है ही सर, उसके अलावा जैसे हमारी क्या नाम है मॉनेटरी पॉलिसी होगी, बैंकिंग हो गया हमारा क्या नाम है फिस्कल पॉलिसी होगी, बजट हो गया, टैक्सेशन हो गया, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक अभी क्वेश्चन था कि जीएसटी में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है, तो उसमें 4 चीजें दी गई थी। हम सबको मालूम है कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल ही शामिल नहीं है। तो मतलब सर ये काफी कॉमन चीजें थी, सिंपल भी था, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। अब सर मॉनेटरी पॉलिसी में कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं कि भाई आप ये बताइए कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जो गवर्नमेंट की जो अप्रोच होगी, आरबीआई की जो अप्रोच होगी, वो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होगी, तो वहां से क्वेश्चन लगातार मतलब इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं कॉन्सेप्चुअल प्लस सर डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन सर ऐसे आ रहे हैं कि 10 साल का ट्रेंड पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स द हेल्थ, वो पिछले लास्ट 10 सालों में कैसा रहा है। अब सर बच्चा कहाँ तक इनको स्टडी करेगा, वो तो अपनी सिलेक्टिव बुक से पढ़ लेगा, जो सिलेक्टिव बुक उसके पास मौजूद है। इस डाटा को कंपाइल कौन करेगा, कौन उसको बताएगा कि ये डाटा तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसी चीज का ध्यान हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि हमने तो एग्जाम दिए हुए, हमको मालूम है कि भाई ये डाटा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको अभी अपने कोर्स में डाल देते तो डेफिनेटली बच्चों को आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक सर, तो होता क्या है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है उसमें दिक्कत क्या होती है, उसके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको रिसर्च करना पड़ता है एक्चुअली। हाँ, उसको रिसर्च करनी होती है, काफी सारे ऑप्शन होते हैं और उससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लेकिन यदि वो हमारे पास में आता है
तो होता क्या है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हम उसको डिस्कस करके उसकी इजीनेस को बढ़ाते हैं। यस सर, उसे सेलेक्टिव मटेरियल देते हैं। सर आपको मैं बताऊं कि बच्चे 2-3 बार में एग्जाम को निकालते हैं, उनके पहली बार में नहीं निकलते। उनसे गलती क्या होती है? उनसे गलती यही होती है कि उनको नहीं मालूम होता कि भाई क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड इज अ बिग क्वेश्चन। अब ये क्या चीज है कि हम लोगों ने इस पर अपनी काफी हद तक कह सकता हूँ कि सर एक कमांड हासिल की हुई है। हम बच्चों को डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि भाई अगर तुम हमारे कोर्स में इनरोल होते हो तो ये डेफिनेटली है कि यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। अच्छा सर, ये बताएं व्हाट इज द रोल ऑफ करंट अफेयर? करंट अफेयर में बच्चा परेशान रहता है कि फ्रॉम वेयर टू वेयर शुड आई रीड। सर करंट अफेयर में एक्चुअली है क्या सर, इसमें कहना सिंपल नहीं है। फिर भी कई बार क्या हमने देखा गया कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वाले जो पोर्शन है वहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि रिसेंट वाली स्कीम, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो 5 साल पुरानी स्कीम भी पूछ रहे हैं। इवन आप जी एमजी नरेगा 2006 में आया था, 2006 से 19 में क्वेश्चन आया इससे ऊपर 2022 के फर्स्ट में आया था जो 10 अप्रैल को एग्जामिनेशन हुआ। तो सर लगातार क्वेश्चन कुछ जो गवर्नमेंट स्कीम वाले पोर्शन है इस पर हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर हमें मतलब पास्ट में देखते रहना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और बाकी जो अदर पोर्शन है जैसे आईआर बेस्ड हो गया, डिफेंस बेस्ड हो गया, स्पेस बेस्ड हो गया, हेल्थ बेस्ड हो गया, वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमको रिसेंट में देखना है रिसेंट में क्या कर हो रहा है। जैसे अभी आईआर इस साल जो आईआर बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। और इसमें एक पोर्शन तो ऐसा है कि अभी रिसेंटली जर्मन में इलेक्शन हुआ है कि वहाँ का चांसलर कौन बना है, ऐसे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं और इस साल भी आया था। और हमेशा चांस भी रहते हैं कि तो आईआर बेस्ड इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब सर डिफेंस बेस्ड, स्पेस बेस्ड, अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक जो डिफेंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, कौन सी डील साइन हो रही है, कौन सा नए वेपन्स को डेवलप। तो इट मींस कि सर कि बच्चा अगर हमें अप्रोच करता है तो जब हमारी क्लासरूम में बैठता है तब हम उसे करंट अफेयर में से भी सेलेक्टिव मटेरियल देते हैं। यस सर, बिल्कुल, उसको पूरा यूनिवर्स में ना भटकना पड़े इतना एंड ही कैन रीड दैट पर्टिकुलर कंटेंट। मैं उसको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा हमारे कोर्स में एनरोल करता है तो डेफिनेटली वो करंट में सर क्वेश्चन मिस नहीं करने वाला। एक भी क्वेश्चन मैं नहीं सोचता कि उसकी अप्रोच से बाहर होगा। थैंक यू अक्षय सर। तो बच्चों हम बात कर रहे थे जीके में इकोनॉमी एंड करंट अफेयर वाले अक्षय सर से, और इस जीके के सेक्शन में अब तक हम लोग अभिषेक सर पॉलिटी की बात कर चुके हैं, अक्षय सर से इकोनॉमिक करंट अफेयर की बात कर चुके हैं और जेके सर से हिस्ट्री की बात कर चुके हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं जनरल साइंस वाले टीचर जय विजय सर के पास। जय विजय सर विल गाइड यू हाउ टू स्कोर मैक्सिमम आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। जय विजय सर। जय हिंद सर। बच्चों जय हिंद सबको। और आपको पता है कि सीडीएस के एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस के, और 30 क्वेश्चंस में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन कहा जाए तो बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चंस होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है। अगर लाइट की बात की जाए, लाइट फिजिक्स की अगर बात करते हैं लाइट में, इस बार जो है 2 क्वेश्चन आया हुआ था। पहला क्वेश्चन यही था कि अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाए तो उसका इंडिकेशन वो क्या होता है। निगेटिव मैग्नीफिकेशन है तो रियल इमेज इन्वर्टेड की बात कर रहा है, अगर पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है तो वर्चुअल इमेज और इरेक्ट की बात कर रहा है। और एक क्वेश्चन तो सिंपल आया था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम साल्ट की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नोन एज लेबोरेटरी डेसिकेटर। तो बिल्कुल है, कैल्शियम क्लोराइड को ही हम लोग लेबोरेटरी डेसिकेटर बोलते हैं। एसिड बेस और साल्ट से अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोगों के पेपर्स में रहता है। और अगर एसिड की बात करें तो यहाँ पे आपके पेपर में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड यूज्ड इन द राइटिंग ऑफ ग्लास, आंसर आता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगर हम केमिस्ट्री में पॉलीमर्स की बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कुकर का जो हैंडल होता है किस पॉलीमर्स का बना होता है। तो कुकर का जो हैंडल होता है बेकेलाइट का बना होता है, और बेकेलाइट में एक्चुअली होता क्या है, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। जो हम लोग के बुक में और आपके नोट्स में ये 100% मिलेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जय विजय सर जी प्लीज लेट अस नो कि जैसे बीए बैकग्राउंड का बच्चा या बीकॉम बैकग्राउंड का बच्चा या बायोलॉजी बैकग्राउंड का बच्चा अप्रोच करता है सीडीएस के लिए, तो इन दैट केस कैसे हम उसको 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिक्स पढ़ा देंगे और वो 4 सितंबर को 30 में से 25-26 क्वेश्चन कर लेगा। जी सर, कुछ साइंस में भी बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टिव चीज़ जो है
अगर है जी। और सेलेक्टिव चीज अगर हम पढ़ लेते हैं, और सेलेक्टिव चीज को पढ़ने के लिए मुश्किल से 1.5 या 2 महीने का टाइम लगता है सर, 2 या 3 महीने में या 2 या 1.5 महीने में सेलेक्टिव चीज को हम पढ़ करके, मतलब ऐसा नहीं है कि 11th और 12th की पूरी नहीं, फिजिक्स या नहीं, पूरी केमिस्ट्री पढ़नी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। केवल जो है उसमें भी पार्ट पर्टिकुलर है दैट वी कैन रीड। पार्ट में है, वो पार्ट जो है बच्चे अगर अपने आप से पढ़ें तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। साल्ट में बिल्कुल अगर बात किया जाए केमिस्ट्री में, तो एप्लीकेशन ऑफ साल्ट की बात करते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट सर, इसमें न्यूमेरिकल्स का क्या रोल है? क्या न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल नहीं आता है सर, न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल नहीं आता है। सीडीएस के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं फार्मूला एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कभी-कभी आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आता। नहीं सर, बिल्कुल टिपिकल कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू जय विजय सर, थैंक यू। तो बच्चों जीके वाले सेक्शन में हम बात कर रहे थे जय विजय सर से, जो आपको बता रहे थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जीके के लास्ट बट नॉट लीस्ट बल्कि बिगेस्ट सेक्शन ज्योग्राफी की तरफ। गणेश सर हमारे पास हैं। गणेश सर हमको बताएंगे हाउ टू स्कोर मैक्सिमाइज इन ज्योग्राफी। थैंक यू सर। जय हिंद एस्पिरेंट। सर अगर देखा जाए तो इसमें 25+ क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से जी, और एरिया ज्योग्राफी का देखा जाए तो काफ़ी बिगेस्ट एरिया हो जाता है जी। अपने आप में सिलेबस ब्रॉड है, वाइड है जैसे जी। पूरा का पूरा देखा जाए फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका लिथोस्फीयर है, क्लाइमेटोलॉजी है, फिर से देखा जाए हाइड्रोस्फीयर है। इसके अलावा देखा जाए फिर इंडियन ज्योग्राफी आ तो जाती सर है। जैसे इतना ब्रॉड सिलेबस है, तो जी। इतने ब्रॉड सिलेबस को 3 महीने 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में कैसे हम कंसाइज कर सकते हैं? वही मैं बता रहा हूँ सर कि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और देखा जाए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन, ये 5 बिगेस्ट सेक्शन हो जाते हैं जी। तो स्पेशली हम लोगों का जो यहाँ पर रिसर्च चलता रहता है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, उस एरिया को ध्यान में रख करके जो आगे के 4 मंथ में उसी के एरिया से हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्लास में, और उसके साथ साथ उस सिलेबस को कंप्लीट वहाँ से किया जाता है कि जहाँ जिस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और इसके साथ साथ उनको एक अपने यहाँ से बुक प्रोवाइड कराई जाती है जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, साथ ही साथ यहाँ के रिसर्च के द्वारा भी क्वेश्चन इंक्लूड है। उसको अगर वो कर लेते हैं तो ऑलरेडी वो एग्जाम में जब बैठते हैं तो 25+ जो क्वेश्चन इससे आते हैं, मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ के सब बना ले जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन इसलिए मैं छोड़ने को बोलता हूँ क्योंकि वो फैक्ट पूछ देता है, और फैक्ट क्वेश्चन जनरली याद होते नहीं सर है। किस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आमतौर पर आते हैं? आमतौर पर कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन में, स्पेशली पढ़ते ही क्वेश्चन निकल आता है। जैसे पूछा गया था, इसी बार पूछा गया था, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा था। एग्रीकल्चर में कि आखिर भारत की कृषि को देखा जाए तो इतनी पिछड़ी एग्रीकल्चर क्यों है, इसका कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इतनी पिछड़ी हुई है, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया जाता है, जिसे हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। टेक्नोलॉजी भी इसकी बैकवर्ड क्लास की टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर नेचर पर डिपेंडेंसी है, और इसी कारण से भारत की जो एग्रीकल्चर पिछड़ी हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन था। तो सर जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हमारे पास आएंगे, सपोज बीटेक होल्डर या बीएससी बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे, जी। उनके लिए तो ज्योग्राफी पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेशली देखा जाए तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, ज्योग्राफी ही होता है। ये स्पेशली इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पर ही सारी ज्योग्राफी डिपेंड कर जाती है। अगर उसको हम समझे हैं तो सब अच्छे से कर ले जाते हैं। तो जो ये 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, 4 महीने कम नहीं है। सही मायने में जिस तरीके से हम लोग रिसर्च कर करके मेन टॉपिक को पढ़ाते हैं, अगर उतना पढ़ा दें और बच्चा सही से रेगुलरिटी केवल मेंटेन कर दे और क्लास में रेगुलर रहे, और रूम पर जो अपने यहाँ बुक प्रोवाइड कराई जाती है क्वेश्चन बैंक को, उसको सॉल्व कर दे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर में जहां उनको प्रॉब्लम आती है वो आकर के टीचर से पूछते हैं। अच्छा सर, क्या ज्योग्राफी की कुछ हेल्प हमको करंट अफेयर के क्वेश्चंस में भी मिल जाती है? बिल्कुल करंट अफेयर से भी मिल जाते हैं। जैसे आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन जो हो जाता है, अभी खिजड़िया के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया था कि कहाँ पर किस रामसर साइट से इंक्लूडेड है। उससे यानी रामसर साइट
या इन्वायरमेंट से कोई भी चेंजिंग आती है तो करंट में तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि ज्योग्राफी में किस टॉपिक से ये रिलेट कर रहा है, वहाँ से वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो हर साल जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से आ जाएंगे, इसी तरह वोल्केनो वाले सेक्शन से आ जाएंगे, अर्थक्वेक कहीं हुआ है उससे आ जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ जब आप अपनी क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसमें मैपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? मैपिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे देखा जाए इस बार क्वेश्चन पूछा था बरमूडा ट्रायंगल, जी, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पूछ दिया था। तो हम लोग जब स्पेशली ओशन करंट नॉर्मल तौर पर लोग बता के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जब ओशन करंट के बारे में बताते हैं बरमूडा ट्रायंगल की जिक्र कर देते हैं कहाँ पर है। स्पेशली यही लाइनें पूछ दिया था बरमूडा ट्रायंगल किस ओशन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। तो क्वेश्चन देखा जाए ये स्पेशली यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराने की वजह से इसका जो क्वेश्चन होता है केवल सिलेबस के को सही तरीके से अगर कंप्लीट किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके, तो बहुत इजीली देखते ही क्वेश्चन आंसर निकल आते हैं। इसमें ये बेनिफिट होता है। थैंक यू गणेश सर। तो बच्चों, गणेश सर के साथ हमारा जीके का सेक्शन कंप्लीट होता है, और इस जीके के सेक्शन में अब हम एश्योर हो चुके हैं अपने पैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट इफ दे आर अप्रोचिंग अस देन वी आर श्योर टू मेक देम गेट मिनिमम 80 क्वेश्चंस राइट। बच्चा अगर हमारे पास अब आता है तो 4 सितंबर वाले एग्जाम में 120 में से 80 to 90 क्वेश्चंस वो डेफिनेटली सही करेगा, जैसा कि आपने हमारे पैनल एक्सपर्ट्स की बात अब सुनी। अब हम आते हैं सीडीएस के लास्ट एग्जाम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की तरफ। As you people already know that elementary mathematics subject is not supposed to be written by OTA candidates. It has to be written by IMA candidates. इसके लिए हमारे पास अजय सर हैं। अजय सर आपको बताएंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसे आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है और कैसे आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अजय सर। थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों। देखिए, इसमें एलिमेंट्री मैथ में ये है कि यहाँ पे जो है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, और इसमें क्या होता है कैलकुलेशन जो होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और बच्चे क्या करते हैं वो कैलकुलेशन से मार खा जाते हैं। जैसे 19 का टेबल हुआ, 23 का टेबल, अब जहाँ पे आ जाती है कैलकुलेशन उसमें शामिल हो जाता है, उसमें वो फंस जाते हैं। यू मीन टू सर कि बच्चों को टेबल्स भी लर्न होने चाहिए? टेबल्स लर्न के साथ साथ उसमें कुछ चीजें हम क्लास में सिखाते हैं, अगर टेबल नहीं भी याद है फिर भी वो चीजें जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगी। उसका नाम है डिजिटल सम। तो उससे जो है आराम से जो है आपके कैलकुलेशन, अगर टेबल नहीं भी याद होता है तो आप आसानी से उसके थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चन को। और रही बात यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं वो मेन जो टॉपिक है सीडीएस के लिए अगर देखा जाए तो होता है हमारा मेंसुरेशन 2D 3D है, ज्योमेट्री है आपका, और आपका अलजेब्रा है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सिर्फ यही 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं, यहाँ से 70% क्वेश्चन जो है आते हैं और हर बार आते हैं। सिर्फ यही 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं कायदे से तब भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है यही 5 टॉपिक के लिए। फिर और जो टॉपिक है वहां से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन हमें जहां तक पकड़ बनानी चाहिए वो एडवांस मैथ में अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। उसके लिए आपका जो है ज्योमेट्री तगड़ी होनी चाहिए, तभी आपका जो है सीडीएस निकल सकता है। और उसके लिए तभी मतलब हो पाएगा जब ये चीजें ये क्लास में पढ़ेंगे। सर ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आ जाते हैं? ज्योमेट्री के वैसे तो केवल 17 क्वेश्चन है, लेकिन ज्योमेट्री जो है वो आगे भी तो लेके चलती है। यहाँ पे जो हमारे मेंसुरेशन 2D 3D है बिना ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं होते हैं। और उसी तरीके से दोनों लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा है ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो अलजेब्रा नहीं, अलजेब्रा नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ये दोनों यहाँ से साथ साथ चलते हैं। तो मेन यही टॉपिक होता है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। अच्छा सर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 120 मिनट्स का टाइम होता है जी। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस को आप बच्चों की काम करने की स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? तो वही जो है जो चीजें यहाँ पे हम सिखाते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप फार्मूले के थ्रू जाते हैं
बेसिक पे जाते हैं तो उसी क्वेश्चन को आप जो है कम से कम नहीं 4 से 5 मिनट में सॉल्व करते हैं। वही क्वेश्चन हम जो है फार्मूला तो लगाते ही हम, लेकिन कुछ चीजें हम कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाते हैं जो कि उसी क्वेश्चन को हम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखा देते हैं बच्चों। क्या सर किसी ऐसे क्वेश्चन का कोई वर्बल एग्जांपल दिया जा सकता है अभी? बिल्कुल सर दिया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं हम ज्योमेट्री का अब लगाते हैं, मान लीजिए आपका दिया गया है ट्रायंगल और उसमें आपका दिया गया है मतलब एंगल बाइसेक्टर। अब उसमें लोग लगाते हैं जो है आपका ईस्ट-वेस्ट थ्योरम के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन रूल लगा के वहां पे जो है आपका साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो डायरेक्टली वहां से जो है रेशियो के थ्रू जैसे 5:3 का आ गया है और टोटल हमारा दिया 16 के इक्वल, 5 और 3 को ऐड करके 8 = 16 सेंटीमीटर कर देंगे, फिर वहां से 5 और 3 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वहां पे हमें बेसिक फार्मूले जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेशियो से हम काम चला देते हैं। तो सारी चीजें वहां से साइड की वैल्यू टोटल निकल जाती है। तो सर अभी अगर बच्चा आपको अप्रोच करता है तो आउट ऑफ 100 आप कितने क्वेश्चंस का उसे एश्योरेंस दे सकते हैं? सर अगर अभी से बच्चा हमारे साथ आता है और कंटिन्यू जुड़ा रहता है तो लास्ट में हम जाके 2 महीने का 1-1.5 महीने का 2 महीने के आसपास उनको जो है प्रैक्टिस भी देते हैं, साथ साथ क्लास के साथ प्रैक्टिस भी देते हैं। तो डेड श्योर है को वो बच्चा कोई भी अभी से अगर जुड़ता है तो 80+ उसको कोई नहीं रोक सकता है लाने से, बहुत आराम से वो ला देगा। 80+ क्वेश्चंस बच्चे के सही हो जाएंगे। बिल्कुल ला देगा सर। थैंक यू वजह सर। तो बच्चों ये था पैनल डिस्कशन टू टॉक अबाउट योर श्योर शॉर्ट सक्सेस ऑन द कमिंग 4th of September इन योर CDS एग्जाम। बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टीचिंग, जो मेजर कल्ची क्लासेस की साइड से मिलने वाली सुपर स्पेशलिटीज आपके लिए होती हैं, सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है हमारा डाउट काउंटर, जो 7 AM से लेकर 8 PM तक बच्चों की हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम डाउट काउंटर, इस सेशन में इस बार आपके एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बिफोर हम स्पेशल लक्ष्य बैचेस लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको हम सुपर प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, ताकि 4th of September को जब आप अपने एग्जाम में बैठें तो किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा फील ना आए एज इफ आप उसे पहली बार देख रहे हैं। आपको ऐसा लगे ये आपका रूटीन वर्क है, आप इसे डेली करते हैं और एकदम नॉर्मलिटी में रहते हुए आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि याद रखिए हमारा टारगेट आपका सिलेक्शन है। जब तक हम आपको सेलेक्ट नहीं करवा देंगे तब तक हमको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, लेट अस नो। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। लिहाजा पैनल डिस्कशन में इतना काफी है। अब हम मिलेंगे इन बच्चों से किसी रेगुलर क्लास में। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और हम सब की तरफ से जय हिंद।